मॉर्निंग बच्चों, आज हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की। ये चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 10। देखो इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले पढ़ेंगे सेल साइकिल, उसके बाद एम फेज, सिग्निफिकेंस। एम फेज का मतलब माइटोसिस, माइटोसिस सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, उसके बाद मियोसिस और लास्ट में सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, ठीक है। देखो दुनिया का हर एक ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म, इवन जो लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो, उसकी भी जीवन की जो शुरुआत होती है वो सिंगल सेल से ही होती है। अब आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि सिंगल सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है। इसका दो कारण है, पहला ग्रोथ और दूसरा रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सेल के, ठीक है, इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सारे ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सेल के। कहता है ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन बाय डिवाइडिंग इनटू टू, ठीक है। तो क्या होता है कि सेल जो होता है रिप्रोड्यूस करता है डिवाइडिंग इनटू टू सेल, डिवाइडिंग इनटू टू विथ पेरेंटल सेल गिव राइज टू डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड। मतलब जब भी पेरेंटल सेल डिवाइड करता है तो दो नए सेल का निर्माण होता है, और इसी को हम ग्रोथ भी, यूनिसेलुलर में तो इसको ग्रोथ भी कहते हैं, इसको रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, और ग्रोथ भी है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, यदि एक सेल डिवाइड कर रहा है तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हम दोनों बोल सकते हैं उस समय, ठीक है। द न्यूली फॉर्म डॉटर सेल देमसेल्व्स ग्रो एंड डिवाइड। फिर से नया जो सेल बना वो ग्रो करके फिर से डिवाइड कर जाता है। तो इस प्रकार गिव राइज न्यू सेल पॉपुलेशन, और इस प्रकार सेल का पॉपुलेशन, सेल की संख्या बढ़ जाती है। दैट इज फॉर्म्ड बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। मतलब जैसे ऐसे, मतलब पेरेंट सेल में डिवीजन हुआ, उसका डॉटर सेल बना, डॉटर सेल ग्रो करके फिर से डिवाइड किया, और इस तरीका से सेल का एक पॉपुलेशन बन जाता है। इसीलिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सेल। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। कहता है इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन एक सिंगल सेल को ये अलाउ करता है ताकि जिससे मिलियंस ऑफ सेल बन जाए। तो हम ये बोल सकते हैं कि यही ग्रोथ और डिवीजन है जिससे एक सिंगल सेल से लाखों करोड़ों सेल बन जाते हैं, करोड़ों सेल का निर्माण होता है। अब सेल साइकिल क्या है? क्या कोई सेल हमेशा डिवाइड करता रहता है? तो ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि सेल साइकिल और ग्रोथ और ये जो डिवीजन होता है ये कितने अंतराल पर होता है। क्या जब मन करता है तब कोई सेल डिवीजन कर जाता है कि एक विशेष साइकिल में ही होता है? तो सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेल सबसे पहले डीएनए रिप्लिकेट करता है और उसके बाद सेल ग्रोथ होता है। सबसे पहले क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेल के दौरान सेल डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सेल ग्रो करता है। ऑल दिस प्रोसेस, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, हेंस तो सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ ये हाईली कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है ताकि इंश्योर कर सके सेल डिवीजन और प्रोजेनी सेल में, ताकि फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल का विथ इंटैक्ट जीनोम, मतलब जीनोम जो हो, मतलब जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम हो, जब बटे तो इक्वली बढ़ जाए उसके डॉटर सेल में, प्रोजेनी सेल्स में, डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इसीलिए सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ हाईली कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलते हैं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिससे जीनोम डुप्लीकेट करता है, सिंथेसाइज करता है एंड कॉन्स्टिट्यूट द सेल, इवेंट डिवाइड इनटू डॉटर सेल को मिला के ही क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या है? यहाँ डेफिनेशन दिया गया है, ये वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसमें सेल डुप्लीकेट करता है अपना जीनोम को, सिंथेसाइज करता है, निर्माण करता है अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल जिससे सेल डिवाइड कर सके, और फाइनली डिवाइड कर जाता है इनटू डॉटर सेल में, उसी को सेल साइकिल कहते हैं। तो सेल साइकिल वो है जिसमें जीनोम का डुप्लीकेशन होता है, वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट का निर्माण होता है जिससे सेल को डिवीजन में मदद मिल सके, और फाइनली जब सेल डिवाइड कर जाता है और इसी साइकिल को क्या कहते हैं? सेल साइकिल। ऑल द सेल ग्रोथ ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहता है। मतलब ड्यूरिंग सेल डिवीजन
सेल डिवीजन को छोड़ दें तो बाकी सारे समय क्या चलता रहता है, सेल ग्रोथ चलता रहता है, जिसमें साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है। डीएनए सिंथेसिस एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक फेज ऑफ होता है, मगर जिस स्टेज में डीएनए का ग्रोथ हो रहा हो, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होगा, सिंथेसिस हो रहा होगा, डीएनए बन रहा होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा होगा, उस समय भी सेल ग्रोथ चलता रहता है। रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डॉटर न्यूक्लियाई इन कॉम्प्लेक्स ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स। एक सीरीज ऑफ इवेंट्स चलता है जो कि हमारे जेनेटिक कंट्रोल में होता है। अब कहता है कि फेजेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में कितने फेज होते हैं, तो इसमें 2 फेज होते हैं, इंटरफेज और एम फेज, जिसको माइटोटिक फेज कहते हो। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में यदि आप देखोगे, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जैसे ह्यूमन सेल इन कल्चर, ये 24 आवर में डिवाइड करता है, मगर ये ड्यूरेशन जो है सेल साइकिल का, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारा सेल 24 आवर में और इस्चेरिशिया कोलाई का 20 मिनट में, ठीक है। इवन सेल टू सेल टाइप भी वेरी करता है, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं कि ईस्ट भी तो क्या है, ईस्ट एक फंजाई है, ईस्ट एक फंजाई है, प्रोकैरियोट तो है नहीं, यूकैरियोट है, तो ये 90 मिनट में डिवाइड करता है। तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टू सेल ये वेरी करता है, ठीक है, सेल टू सेल वेरी करता है। अब इसमें 2 फेज आते हैं, कौन कौन अभी बताए, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। अच्छा, सेल ग्रोथ हर एक फेज में चलेगा, किसको छोड़ के, एम फेज को छोड़ के। अब देखिए कहता है एम फेज रिप्रेजेंट फेज जेन एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस ऑकर एंड इंटरफेज रिप्रेजेंट बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। मतलब 2 एम फेज के बीच का जो फेज होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। इंटरफेज या रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, रेस्टिंग फेज मिसनोमर है, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट 24 आवर ऑफ, यदि एक सेल यदि 24 आवर में डिवाइड कर रहा है, सेल साइकिल मान लें ह्यूमन सेल का, तो ओनली 1 आवर में क्या होता है बेटा, 1 आवर में सेल डिवीजन होता है। मतलब बाकी 23 घंटा सेल क्या कर रहा होता है, इंटरफेज कर रहा होता है। मतलब सेल डिवीजन जो होता है वो बहुत फास्ट होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, और बहुत कम टाइम में होता है। इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द, तो 24 आवर का 23 आवर तो क्या हो गया, इंटरफेज। इसका मतलब वो कितना परसेंट है, 95% ऑफ सेल साइकिल है, ठीक है। सेल साइकिल का परसेंटेज में चेंज कर दिया 23 आवर को, तो 95% हो गया। अब 5% क्या हो गया बेटा, डिवीजन फेज में। एम फेज में 2 फेज आते हैं, एम फेज में 2 फेज आते हैं। पहला फेज होता है न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें डॉटर क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं, जिसको आप कैरियोकाइनेसिस कहोगे, ठीक है। और बाद में इवेंचुअली इंड्स विथ साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया तो साइटोकाइनेसिस हो गया, 2 सेल बन गया। द इंटरफेज कॉल्ड रेस्टिंग फेज, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, मगर ये बस मिसनोमर है। यहाँ पर सेल रेस्ट नहीं करता, ये बहुत चीज़ का सिंथेसिस करता है ताकि रेप्लिकेशन, ताकि डिवीजन हो सके। इज ए टाइम ड्यूरेशन इन विच सेल प्रिपेयर फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डर मैनर। तो इस समय रेस्टिंग फेज या इंटरफेज के दौरान सेल प्रिपेयर कर रहा होता है, क्या क्या प्रिपेयर कर रहा था, अपना ग्रोथ कर रहा होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कर रहा होता है, जो कि कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है, ताकि वो फर्दर क्या कर सके, डिवाइड कर सके। हम रेस्टिंग फेज को 3 भाग में बांट देते हैं, G1, S और G2। G1 गैप 1, G2 S फेज सिंथेसिस फेज, और ये एकदम फिक्स है बेटा, G2 फेज। एक बार सेल ने S फेज पास कर लिया तो वो डिवीजन करेगा ही करेगा, ठीक है, ये बात समझ लो। यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले G1, फिर S, फिर G2 और ये M फेज। ये देख लो पूरा का पूरा सेल साइकिल, ये सेल साइकिल देख लो, ठीक है। कुछ सेल जो डिवीजन छोड़ देते हैं वो G1 से ही बाहर निकल जाते हैं और क्वासेंट पेज में चले जाते हैं, मतलब G0 फेज में चले जाते हैं और यहीं पड़े रहते हैं। फिर जब डिवीजन में लौटना होता है तो G1 से लौटते हैं, फिर S G2 पास करते हुए माइटोसिस को पूरा करते हैं। आ गया समझ में? चलिए, कहता है G1 correspond to interphase between mitosis and initiation of DNA replication। माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब एस फेज का बीच का जो फेज है, मतलब माइटोसिस और एस फेज की, ये माइटोसिस हो गया और ये एस फेज, इनके बीच का कौन सा फेज है, G1 फेज है,
ठीक है, मतलब माइटोसिस के बाद जो फर्स्ट फेज आता है वो कौन सा होता है बेटा? डिवीजन के बाद जो फर्स्ट फेज आता है वो जीवन होता है। जीवन फेज इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ, यहाँ पर ग्रोथ चलता रहता है, मगर डीएनए रेप्लिकेशन की बात नहीं। यहाँ पर जीवन में मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है। एस और सिंथेटिक फेज वो फेज होता है जहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस होता है या रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए अपना कॉपी बना लेता है। डीएनए क्या बना लेता है बेटा? अपना कॉपी बना लेता है। किस फेज में? एस फेज में। यदि डीएनए पर सेल डबल हो जाता है, यदि हम डीएनए के कंटेंट को 2C माने तो इसमें कितना हो जाता है? 4C, मगर क्रोमोजोम का नंबर नहीं बनता, मतलब डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइडे रहेगा। मतलब जीवन में यदि डिप्लॉइड है क्रोमोजोम तो एस फेज में भी वो डिप्लॉइड ही रहेगा, 2N ही रहेगा, मगर पर सेल डीएनए कंटेंट पहले जीवन में यदि 2C था तो एस फेज के बाद 4C हो जाएगा। इसीलिए अब इसको खाफ करना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, एनिमल सेल में एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगेन इन द न्यूक्लियस में होता है, और एस फेज के दौरान ही सेंट्रियोल भी डिप्लीकेट करते हैं। तो हम लोग तो बस एस फेज में रट लेते हैं क्या? एस फेज में क्या रट लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा? एस फेज में सिर्फ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। नहीं, एस फेज के दौरान सेंट्रियोल भी डिप्लीकेट करते हैं साइटोप्लाज्म में, और जी टू फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। बहुत सारे प्रोटीन जो माइटोसिस में मदद करेंगे, और ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये दोनों पोल पर जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सिंस यहाँ बोला गया बेटा, सिंस सम एडल्ट सेल डज नॉट अपीयर टू एग्जिबिट, कुछ सेल डिवीजन नहीं करते जो परमानेंटली क्या हो चुके हैं? डिफ्रेंशिएटेड। जैसे हार्ट सेल जो होता है वो परमानेंटली डिफ्रेंशिएट हो जाता है, वो कभी रेप्लिकेट नहीं करता। ऑन द अदर हैंड एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ऑकेजनली, कुछ सेल्स जो होते हैं बहुत सेल्स जो होते हैं वो ऑकेजनली डिवाइड करते हैं टू रिप्लेस लॉस सेल। जैसे कहीं इंजरी हो गया तो वहाँ के सेल डिवीजन शो करते हैं। इसका मतलब वो सेल किस स्टेज में पड़े होंगे? मतलब दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट जीवन, और इरेक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, उसको G0 और कोसेंट स्टेज बोलते हैं सेल साइकिल का। और जब ज़रूरत होता है तो फिर से क्या कर जाते हैं? वो डिवीजन शुरू करते हैं। सेल्स इन स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव मगर नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, मतलब डिवीजन नहीं करते हैं मगर मेटाबॉलिक जिंदा रहते हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब जिंदा रहते हैं। अनलेस ऑन टू डू सो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म के हिसाब से ये सेल डिवाइड, मतलब जो सेल G0 फेज में होते हैं वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिवीजन करते हैं। इन एनिमल सेल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सेल इन डिप्लॉइड सोमेटिक सेल। एनिमल में माइटोटिक डिवीजन सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? डिप्लॉइड सोमेटिक सेल में होता है, मगर इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, कुछ जैसे क्या होता है जिसमें ड्रोन्स वगैरह में हैप्लॉइड सेल भी किससे डिवाइड करते हैं बेटा? माइटोसिस से डिवाइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेल हनी बी में कैसा होता है बेटा? जिसको आप ड्रोन्स बोलते हो, वो कैसे डिवाइड करते हैं? वो डिवाइड करते हैं, उनके हैप्लॉइड सेल में भी क्या हो जाता है बेटा? माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। ऐसे ज़्यादातर में क्या होता है? डिप्लॉइड सेल में ही माइटोसिस होता है। अगेन प्लांट सेल माइटोटिक डिवीजन हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल में दोनों में होता है, ठीक है। और इसी के वजह से आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाई देता है, ठीक है। तो कहता है आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज माइटोसिस कुछ हैप्लॉइड प्लांट्स में माइटोसिस हैप्लॉइड सेल्स में भी दिखाई देता है। आइए एम फेज की बात करते हैं। एम फेज माइटोटिक फेज, ये सबसे ड्रामेबाज पीरियड है सेल साइकिल का। इसमें मेजर recognition of virtually of all component of the cell involve a major recognition or virtually all components of the cell since number of chromosome in pattern। अच्छा एक बात और, चूंकि एम फेज में हम पैटर्नल सेल और प्रोजेनी सेल में क्रोमोजोम का नंबर सेम रहता है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन का भी नाम से जानते हैं, ठीक है। कन्वेंशनली माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू, अच्छा माइटोसिस को अपने सुविधा के अनुसार 4 स्टेज में बांट देते हैं। मगर एक बात हम बता दें जिसको आप कैरियोकाइनेसिस कह रहे हो, माइटोसिस को समझने के लिए हम 4 फेज में ज़रूर बांट देते हैं, मगर ऐसा कोई क्लियर कट डिवीजन हमको दिखता नहीं है कि कब प्रोफेज खत्म हुआ,
मेटाफेज शुरू हुआ, कब मेटाफेज खत्म हुआ, एनाफेज शुरू हुआ, कब एनाफेज खत्म हुआ, टीलोफेज शुरू हुआ। इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस, लगातार चलने वाला प्रोसेस है, और वेरी क्लियर कट लाइन कोई ड्रॉ नहीं किया जा सकता इनके बीच में, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं है कि कब प्रोफेज। हाँ, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिससे हम ये पकड़ लेते हैं कि प्रोफेज खत्म हो गया, मेटाफेज शुरू हो गया, मेटाफेज खत्म हो गया, एनाफेज शुरू हो गया, एनाफेज खत्म हो गया, टीलोफेज शुरू हो गया। आ गया समझ में? अब देखो, हम बात करते हैं प्रोफेज का। प्रोफेज ये फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस ऑफ माइटोसिस, मियोसिस बोल रहा है, माइटोसिस, जो किसके बाद आता है, एस और G2 के बाद आता है। पहले G1 फिर S फिर G2, ठीक है। इंटरफेज, इन S और G2 फेज न्यू DNA मॉलिक्यूल आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड बट इंटरप्टेड, मतलब G1 और S में जो DNA मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते और इंटरविंड होते हैं, मतलब उलझे हुए होते हैं। प्रोफेज इज मार्क बाय इनिशिएशन ऑफ, प्रोफेज में क्या होता है, बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोमल। प्रोफेज कैसे समझ जाते हैं कि भाई क्रोमोजोम का ये जो DNA है इसका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। द क्रोमोजोमल जो मटेरियल होता है बिकेम अनटेंगल, मतलब सुलझना शुरू हो जाता है, जो उलझा हुआ था, इंटरविंड था मतलब उलझा हुआ था, अब वो अनटेंगल्ड होना शुरू कर जाता है और क्रोमेटिन कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। द सेंट्रोसोम जो कि डुप्लीकेट हो चुका है एस फेज में, वो इंटरफेज में वो अब मूव करके पोल की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो याद रखिएगा बेटा, G2 में नहीं होता है, G2 एस फेज में सिंथेसाइज हो गया था क्या, सेंट्रियोल डबल हो चुका था, और प्रोफेज मेटाफेज के प्रोफेज में वो दोनों अपोजिट पोल में जाना शुरू कर देते हैं। कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज दस मार्क बाय फॉलो। आप कैसे समझोगे कि प्रोफेज खत्म हो गया, प्रोफेज कंप्लीशन हो गया, प्रोफेज खत्म हो गया? तो भैया कुछ बातें हो गई, क्या क्या हो गई, क्रोमोजोमल मटेरियल कंडेंस हो गए और कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोजोम बन गए। क्या बन गए? माइटोटिक क्रोमोजोम बन गए। क्रोमोजोम में द क्रोमोजोम आर सीन, क्रोमोजोम को जब देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि इसमें 2 क्रोमेटिड हैं जो कि कहाँ लगे हुए हैं, सेंट्रोमेयर से लगे होते हैं। क्रोमोजोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमोजोम, यहाँ पर क्रोमोजोम 2 क्रोमोजोम के जो क्रोमेटिन हो दिखाई देने लगते हैं, और वो कहाँ से जुड़े हुए होते हैं, सेंट्रोमेयर से। सेंट्रोमेयर अंडरगो सेंट्रोसोम जो कि डुप्लीकेट हो चुका है ड्यूरिंग इंटरफेज, वो पोल की तरफ माइग्रेट कर जाता है। सेंट्रोमेयर से माइक्रोट्यूब्यूल निकलने लगते हैं जिसको एस्ट्रल रे कहते हैं, ठीक है। द 2 एस्ट्रल रे टुगेदर, जो 2 एस्ट्रल रे दोनों के बीच कॉमन होंगे, मतलब 2 एस्ट्रल रे यहाँ से यहाँ निकले और यहाँ से यहाँ पहुँच गए, उसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर फ्रॉम माइटोटिक एपरेटस, ठीक है, फ्रॉम माइटोटिक एपरेटस। तो इस प्रकार हम पहचान लेते हैं कि भैया प्रोफेज खत्म हो गया। देखिए अर्ली प्रोफेज है, लास्ट में क्या हो गया, हमको दोनों क्रोमोजोम दिखने लगे, क्रोमेटिड में क्रोमोजोम अच्छे से दिखने लगे, ठीक है। ये अर्ली प्रोफेज, ये लेट प्रोफेज, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप टूटने लगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यू अंडर माइक्रोस्कोप, ये सारे ऑर्गेनेल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इन्वेलप सब गायब हो जाते हैं, ठीक है। अगला मेटाफेज। एक बात जान लीजिए, यदि क्रोमोजोम का स्टडी करना हो, दिखने तो कहाँ लगे थे, प्रोफेज में ही दिखने लगे थे, मगर यदि स्टडी करना हो तो सबसे बढ़िया फेज कौन कहलाता है, मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज द कंप्लीट डिस्टिंक्शन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, मतलब यहाँ न्यूक्लियर इन्वेलप पूर्ण रूप से गायब हो जाता है। स्टार्ट सेकेंड फेज ऑफ, जैसे ये जो टूटा हुआ न्यूक्लियर इन्वेलप था पूरा का पूरा गायब हो गया, तो हम बोल देते हैं कि कौन सा फेज शुरू हो गया बेटा, मेटाफेज, ठीक है। हेंस द क्रोमोजोम स्पेयर्ड इन द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। ये जरूरी भी है ताकि इतने स्पेस में क्रोमोजोम का डिवीजन नहीं हो सकता, इसलिए स्पेस चाहिए, इसलिए इन सभी को गायब कर दिया जाता है। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ, तो हम बात कर रहे थे स्प्रेडिंग साइटोप्लाज्म। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम इज कंप्लीटेड, मतलब ये मेटाफेज आते आते क्रोमोजोम का कंडेंसेशन
बहुत ज़्यादा क्रोमोजोम कंडेंस हो जाता है, मतलब क्रोमोजोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है और क्रोमोजोम आसानी से माइक्रोस्कोप में विजिबल हो जाते हैं। दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम इज स्टडीड। मतलब आपको क्रोमोजोम को यदि स्टडी करना है तो सबसे बेस्ट स्टेज मेटाफेज ही कहलाता है। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोजोम इज मेड ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड। मेटाफेज का जो क्रोमोजोम होता है उसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड दिखते हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं। कहाँ पर? सेंट्रोमियर। ये पहले भी जुड़े हुए थे, अभी भी जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। इस स्टेज पर देखना, मेटाफेजिक क्रोमोजोम को देखोगे तो इसमें 2 क्रोमेटिड क्लियर कट दिखते हैं जो कि सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। एक स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको काइनेटोकोर कहा जाता है, ये दोनों सेंट्रोमियर से चिपके होते हैं। और ये स्ट्रक्चर ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ से स्पिंडल फाइबर जुड़ता है और क्रोमोजोम दैट मूव इनटू द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ द सेल। और क्रोमोजोम को कहाँ मूव करके ले आया जाता है? सेंटर ऑफ द सेल पर। ठीक है। द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज बाय ऑल द क्रोमोजोम कमिंग इक्वेटर विथ 1 chromatid of chromosome connected by the kinetochore to a spindle fiber, 1 pole and sister chromatid connected by kinetochore of opposite pole। मतलब समझो होता क्या है, मतलब समझो जितने भी क्रोमोजोम होते हैं उनको कहाँ लेके आया जाता है? इक्वेटर पर, इक्वेटर ऑफ क्रोमेटिड पर लेके आया जाता है। ठीक है। और काइनेटोकोर से क्या चिपक जाता है? सिस्टर क्रोमेटिड जो होता है, सिस्टर क्रोमेटिड से जो मतलब क्रोमोजोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड है उससे क्या चिपक गया? दोनों से निकला हुआ स्पिंडल फाइबर चिपक गया, कनेक्टेड बाय काइनेट, जो कि चिपकता है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर टू अपोजिट प्लेन। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोजोम एट मेटाफेज, इसी को मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। तो मेटाफेजिक प्लेट क्या हुआ? इक्वेटर प्लेट को ही क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। जहां पर तो मेटाफेजिक प्लेट वो इक्वेटोरियल प्लेट को ही क्या कहते हैं बेटा? मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। ठीक है। दे आर की फीचर ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज में क्या क्या होता है बेटा? देखो, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोजोम से अटैच हो जाते हैं और क्रोमोजोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर टू गेट अलाइन विथ मेटाफेजिक प्लेट और स्पिंडल फाइबर एट बोथ प्लेट। मतलब क्रोमोजोम चिपक जाते हैं किससे? क्रोमोजोम में स्पिंडल फाइबर लग जाता है और सारे क्रोमोजोम कहाँ के चिपक जाते हैं बेटा? कहाँ अलाइन हो जाते हैं? मेटाफेजिक प्लेट, इक्वेटोरियल। जैसे ये इक्वेटोरियल प्लेट हो गया, देख रहे हो सारे क्रोमोजोम यहाँ आ गए। अच्छा देखो, यहाँ से ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज है, मतलब लास्ट प्रोफेज के बाद ट्रांजिशन फेज शुरू हुआ। इसमें ये जो सेंट्रियोल थे, सेंट्रियोल से एस्ट्रल रे निकला, माइटोटिक एस्ट्रल रे निकल रहा है। इस एस्ट्रल जो इससे चिपक गया उसको क्या बोलोगे? वो एस्ट्रल रे जो काइनेटोकोर से चिपक गया उसको क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर ने खींच के कहाँ लेके आ गए? मेटाफेजिक प्लेट पर लेके आ गया क्रोमोजोम को। आ गया समझ में? अब देखो एनाफेज थर्ड फेज है। ठीक है, तो थर्ड स्टेज है। ऑनसेट ऑफ एनाफेज, द क्रोमोजोम arrange at metaphagic plate split simultaneously and 2 daughter chromatids now referred as daughter chromosome of future nuclei। मतलब जो क्रोमेटिड होते हैं वो टूट जाते हैं, वो क्रोमेटिड टूट जाते हैं, ये क्रोमेटिड टूट गए। अब इनको ही क्रोमोजोम कह रहे हैं। अभी तक एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड थे, अब जब हम तोड़ेंगे तो हर एक डॉटर जो क्रोमेटिड होगा उसी को क्रोमोजोम कहने लगेंगे। नाउ बिगेन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। मतलब जब ये खींचा तो ये क्या हो गया बेटे? ये क्रोमोजोम बीच से टूट गया और टूट के कहाँ जाने लगा? दोनों क्रोमोजोम ऊपर की ओर, एक सेट क्रोमोजोम ऊपर और एक सेट क्रोमोजोम नीचे, तो आधा आधा हो गया ना। तो ईच क्रोमोजोम मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोजोम रिमेन डायरेक्टली टुवर्ड्स द पोल, हेंस लीडिंग एज विद इन द क्रोमोजोम एंड टेलिंग एंड्स कहता है, क्या बोलता है? द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोजोम रिमेन डायरेक्ट। सेंट्रोमियर किधर की ओर डायरेक्टेड होगा? मतलब ऐसे वी शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा और ये ऊपर खिंचा जाएगा, तो सेंट्रोमियर किधर डायरेक्ट हो जाएगा? ऊपर की ओर। और आर्म किधर की ओर डायरेक्ट हो जाएगा डॉटर क्रोमोजोम का? बताओ, इक्वेटर की ओर। तो यही बोल रहा है, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोजोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स पोल एंड हेंस लीडिंग एज आर्म ऑफ क्रोमोजोम टेलिंग बिहाइंड, पीछे की ओर छूटता हुआ। एनाफेज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? कैरेक्टराइज बाय, आओ इधर दूगो होगा।
क्या क्या, सेंट्रोमियर टूट गया, सेंट्रोमियर टूट गया जो दोनों क्रोमेटिड को जोड़ के रखा था, और क्रोमेटिड मूव अपोजिट पोल। लास्ट फेज टीलोफेज कहलाता है। तो ये उल्टा फेज होता है प्रोफेज का, ये जस्ट रिवर्स फेज है। द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, फाइनल स्टेज होता है ऑफ टीलोफेज। क्रोमोजोम कहाँ रीच कर जाएंगे, पोल पर, और डीकंडेंस या लूज इंडिविजुअलिटी, क्रोमोजोम फिर से अनटेंगल हो जाएंगे, फिर से क्या हो जाएंगे, टेंगल्ड हो जाएंगे, मतलब उलझ जाएंगे, और फिर से वो अपने इंडिविजुअलिटी को खो देंगे, मतलब वो फिर से क्रोमेटिड हो जाएंगे। इंडिविजुअल क्रोमोजोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट टू पोल मटेरियल। अब वहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, वहाँ पर बन जाएगा क्रोमेटिड बन जाएगा। दिस स्टेज फॉलोइंग की इवेंट्स, जो इवेंट्स वहाँ हुआ था प्रोफेज में उसका उल्टा होगा, मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप गायब हुआ था, यहाँ बन जाएगा, बाकी सारे ऑर्गेनेली गायब हुए थे, वहाँ बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, क्रोमोजोम क्लस्टर एट पोल्स ऑफ स्पिंडल पोल्स, और लूज आइडेंटिटी और डिस्क्रीट एलिमेंट्स की तरह बिखर जाएंगे उसी में। न्यूक्लियर इन्वेलप फिर से क्रोमोजोम के अराउंड क्लस्टर बन जाएगा, और 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। न्यूक्लियोलस, गोल्जी अपरेटस, ER रिफॉर्म कर जाएंगे। जैसे यहाँ देखो, ये क्या है, एनाफेज, एनाफेज, एनाफेज में ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये एनाफेज हो गया, देख रहे हो V शेप दिखाई दे रहा है। अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, ये टीलोफेज है, देखो फिर से क्रोमोजोम खत्म हो गए, क्रोमोजोम डीकंडेंस हो गए, और डीकंडेंस होने के बाद आइडेंटिटी लूज कर दिया। अब यहाँ क्रोमेटिड है जो दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर दोनों के तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, ठीक है। अब यहाँ बस साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। अगला देखो, कहता है साइटोकाइनेसिस। अभी पूरा का, अभी तो सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ है, अभी माइटोसिस हुआ कहाँ है पूरा। अब तो हम क्या करेंगे, साइटोकाइनेसिस करेंगे, तब 2 सेल का फॉर्मेशन करेंगे। माइटोसिस accomplish not only segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, but self itself divide to two daughter cell by separation of cytoplasm called cytokinesis. At the end of cell division is completed. मतलब सेल डिवीजन तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक क्या नहीं होगा बेटा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। कैरियोकाइनेसिस अभी तक जो हुआ वो क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ। अब साइटोकाइनेसिस होगा तो हम सेल डिवीजन को कंप्लीट मान लेंगे। एनिमल सेल में ये जो साइटोकाइनेसिस होता है ये फर्रो फॉर्मेशन से होता है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्रो बाहर से अंदर की ओर बनता है, डिपेंड्स एंड अल्टीमेटली ज्वाइन एट द सेंटर। बाहर से अंदर की ओर आता है फर्रो, ठीक है। ज्वाइन एट द सेंटर डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू 2, साइटोप्लाज्म को 2 भाग में बांट देता है। प्लांट सेल हाउएवर इनक्लोज बाय रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वाल। प्लांट सेल में सेल वाल होते हैं, क्या होते हैं, सेल वाल, इसीलिए इसमें साइटोकाइनेसिस पॉसिबल नहीं है। तो साइटोकाइनेसिस पॉसिबल मतलब जैसा साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स एनिमल सेल में होता है वैसा साइटोकाइनेसिस कहाँ पॉसिबल नहीं है, प्लांट सेल में पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर द अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। प्लांट सेल में सेल वाल फॉर्मेशन होता है जो सेंटर से स्टार्ट होकर बाहर की ओर जाता है, ठीक है, और एक्साइटिंग लेटरल वाल का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। अब देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वाल बिगेन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर। कुछ प्रिकर्सर से बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर जिसको सेल प्लेट बोलते हैं। तो न्यू सेल वाल का फॉर्मेशन हो गया किससे, सेल प्लेट से। तो तुमको बस ये याद रखना है कि एनिमल सेल में फर्रो के द्वारा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है और प्लांट सेल में सेल प्लेट के द्वारा होता है, ठीक है। यही आगे चल के मिडिल लैमेला को बताता है जो 2 सेल के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल है, सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है। अब देखिए, एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ETC ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं 2 डॉटर न्यूक्लियाई में, ठीक है, ये माइटोटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस में के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, तो ऐसे केस में सिंसाइटियम कंडीशन जैसे लिक्विड कोकोनट में 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाने लगेंगे सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर। उसके बाद अब कहता है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस हम पढ़ लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस ध्यान से देखते हैं। माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन
रस्ट डिप्लॉयड सेल्स में होता है ओनली, एनिमल सेल के केस में, मगर लोअर प्लांट्स में और सोशल इंसेक्ट्स में ये हैप्लॉइड सेल्स में भी होता है, माइटोसिस होता है। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ डिवीजन इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे माइटोसिस क्या करता है, प्रोड्यूस हैप्लॉइड डॉटर सेल विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, मतलब डीएनए कंटेंट सेम रहता है, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है वो मेनली किसके वजह से होता है बेटा, माइटोसिस के वजह से होता है। सेल ग्रोथ रिजल्ट, सेल जब ग्रोथ करता है तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। इसलिए मजबूरी में सेल को क्या करना पड़ता है, टू बिकेम, यदि सेल ग्रोथ करता है तो रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बिगड़ जाता है। इसी को रीस्टोर करने के लिए, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को रीस्टोर करने के लिए सेल को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो पहला क्यों डिवीजन होता है, क्योंकि माइटोसिस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि सेल लगातार ग्रोथ करता है तो न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक रेशियो बिगड़ जाता है, जिस वजह से सेल को मजबूरी में क्या करना पड़ता है, ग्रोथ करना पड़ता है। दूसरा है कि माइटोसिस सेल को रिपेयर करता है, सेल को जहाँ का टूट गया वहाँ माइटोसिस से सेल को ग्रोथ किया जाता है। जैसे अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, लाइनिंग ऑफ गट, ब्लड सेल्स, ठीक है, कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते हैं, लगातार रिप्लेस होते चले जाते हैं, ठीक है। उसी तरह माइटोटिक डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम, जिसके वजह से प्लांट का हाइट भी बढ़ता है और ग्रीथ भी बढ़ता है। इज कंटिन्यूअस प्रोसेस इन प्लांट थ्रू आउट द लाइफ। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ लिया बेटा, हमने माइटोसिस पढ़ लिया। अब हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, मियोसिस। थैंक यू।